नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। एमपी के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। उनका एमपी पीएटी 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें फॉर्म भरने की डेट, फॉर्म में करेक्शन करने की डेट और साथ ही साथ एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है। सभी विद्यार्थियों को मैं ये सूचित कर देना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करें। उनमें अगर कोई करेक्शन करवाना हो तो जल्दी से जल्दी करेक्शन करवा ले और फिर एक बहुत व्यवस्थित तरीके से जो है एमपी पीएटी का आपको फॉर्म भरना है। आज इस नोटिफिकेशन पे हम एक शॉर्ट चर्चा करेंगे, जिसमें हम जानेंगे एमपी पीएटी क्या है, ये किन किन कॉलेजेस के लिए होती है तथा इसमें किस प्रकार की एग्ज़ाम होती है, कौन से सब्जेक्ट वाले बच्चे जो है इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो बात आती है उच्च कृषि शिक्षा यानी बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर की। 12वीं के बाद जो भी साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से 12वीं जिन्होंने किया है, चाहे उन्होंने पीसीएम या पीसीबी से 12th का एग्ज़ाम दिया हो, वो सभी विद्यार्थी एमपी पीएटी का फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम में सम्मिलित हो सकते हैं। आज हम बात करते हैं एमपी पीएटी कृषि के। अगर हम संरचना की बात करें मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पर 2 कृषि विश्वविद्यालय है जो आईसीआर से संबद्ध है। पहला है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1964 में हुई। दूसरा है राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, जिसकी स्थापना 2008 में हुई। तथा इन दोनों ही विश्वविद्यालयों के अंदर कम से कम 5 से 6 कृषि में महाविद्यालय आते हैं, जिनमें बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर तथा पीएचडी एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। तो यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको पहले एमपी पीएटी की परीक्षा पास करना पड़ेगी, उसमें एक अच्छी रैंक सिक्योर करना पड़ेगी। इसके बाद आप कॉलेज में एडमिशन के लिए पात्र होंगे। आइए हम बात करते हैं कि पीएटी यानी एमपी पीएटी की परीक्षा में कौन से विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं। पहले वो विद्यार्थी जिनका 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट रहा है, अगर वो एमपी बोर्ड से पढ़े हैं तो उनका एग्रीकल्चर 1, एग्रीकल्चर 2, एग्रीकल्चर 3 है ना, एजी 1 2 3 करके जो आपके तीनों सब्जेक्ट आते हैं वो उसमें पूछे जाएंगे। दूसरा ग्रुप है आपका पीसीएम ग्रुप, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं। तीसरा ग्रुप है आपका पीसीबी ग्रुप यानी बायोलॉजी वाले विद्यार्थी। जीव विज्ञान वाले विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से परीक्षा होती है। पिछले कुछ वर्षों में एबीसी ग्रुप भी उसमें सम्मिलित किया गया है, यानी एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के विद्यार्थी भी उसमें परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। इसका पैटर्न क्या रहेगा मैं आपको समझा देता हूँ। यदि आपका एजी 1 2 3 है तो आपके एजी 1 यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के 25 25 25 25 चारों के 25 25 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे 100 क्वेश्चन एजी 1 के आएंगे। दूसरा होता है एजी 2, इसमें एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर दोनों शामिल होता है, जिसके 50 प्रश्न आएंगे। और तीसरा होता है एजी 3। एजी 3 में आपका पशुपालन आता है, जिसके 50 प्रश्न आते हैं। इसका एक बहुत अच्छा हमारे पास हम कह सकते हैं सब्सटीट्यूशन है कि आप एबीसी ग्रुप से फॉर्म भी भर सकते हैं। इसमें आपका एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट आएंगे। आपके एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में आपका पूरा एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और इससे थोड़े बहुत रिलेटेड थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी, थोड़ा सा प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन इसके साथ में आएंगे। दूसरा होता है केमिस्ट्री। तो जो केमिस्ट्री आपका है, जो पूरा का पूरा 11th और 12th में आप जो पढ़ते हैं बोर्ड में, वही केमिस्ट्री आएगा और वही बायोलॉजी आएगा। तो अगर कोई विद्यार्थी सीयूईटी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसको मेरी सलाह है कि एबीसी ग्रुप से ही उसको फॉर्म भरना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकता है। तीसरी बात आती है पीसीबी की। पीसीबी और पीसीएम वालों के लिए जो उनका मेन सब्जेक्ट होता है, बायोलॉजी वालों के लिए बायोलॉजी और मैथमेटिक्स वालों के लिए मैथमेटिक्स, 100 क्वेश्चन आएंगे। बाकी बचे हुए दोनों सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री और फिजिक्स में से उनका 50-50 क्वेश्चन आएंगे। ऐसा 200 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पेपर आएगा। परीक्षा देने के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। अब बात करते हैं हम लोग नोटिफिकेशन की। तो आपके सामने यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है आपकी 24 मार्च, है ना। आज से लगभग 3 से 4 दिन 5 दिन आपको और वेट करना पड़ेगा। 24 मार्च के दिन आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि चलेंगे 7 अप्रैल तक। तो बहुत ज़्यादा लंबी अवधि नहीं, सिर्फ 2 वीक का ही उन्होंने टाइम दिया है। दूसरी बात, अगर फॉर्म भरने के बाद कोई करेक्शन आपको करवाना हो तो सेम डे से करेक्शन विंडो आपकी ओपन रहेगी, जो खुली रहेगी आपकी 12 अप्रैल तक, है ना। तो 4 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं करेक्शन के लिए। परीक्षा का दिन एवं दिनांक यानी आपकी जो मेन एग्ज़ाम की डेट है वो है आपकी 8 मई
2026 शुक्रवार से ये प्रारंभ लिखा हुआ है। अब ये परीक्षा कितने दिन चलेगी डिपेंड करेगा कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने हैं और एग्ज़ाम के सेंटर कितने। वैसे तो एक ही दिन में हो जाती है, अभी तक तो एक ही दिन में पीएटी की परीक्षा होती आ रही है, पर कभी कभी विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर दूसरे दिन भी इसको रखा जा सकता है। अब बात आती है कि आपको इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए कितने शुल्क को पे करने की आवश्यकता है, यानी कितनी आपको फीस लगेगी एग्ज़ाम फ़ी। तो जनरल कैटेगरी यानी अनारक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये और आरक्षित सभी वर्गों के लिए 250 रुपये का ये फॉर्म है। अगर आप एमपी ऑनलाइन के कियोस्क से आवेदन कर रहे हैं तो 60 रुपये आपको पोर्टल शुल्क देना पड़ेगा, और यदि सिटीजन यूज़र के माध्यम से खुद ही फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा इसमें देना पड़ेंगे। चलिए ऑनलाइन परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। परीक्षा की जो डेट है आपकी वो रहेगी 8 मई 2026 शुक्रवार से प्रारंभ। ये 2 पालियों में पेपर यहाँ पर लिखा हुआ है, एक 7 से 8 बजे, दूसरा 1 से 2 बजे, है ना। तो अभ्यर्थियों के लिए जो रिपोर्टिंग टाइम है यहाँ पर, पहली वाली पारी में 7 से 8 बजे तक आप एंट्री कर सकते हैं, दोपहर वाली पारी में 1 से 2 बजे तक आप एंट्री कर सकते हैं। जो 10 मिनट आपको महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए दिए जाते हैं उसमें आप 8:50 से 9 बजे तक आपको निर्देश पढ़ने का समय दिया जाएगा। 2:50 से 3 बजे तक आपको 10 मिनट निर्देश। ये वो समय है जब पेपर आपके हाथ में दे दिया जाता है, पर आपको सील खोलने नहीं दी जाती है पेपर की। आपको कहा जाता है कि बाहर के पेज पे जो निर्देश है वो पढ़िए। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही पेपर हाथ में आता है फट से चालू कर देते हैं। वो आपको नहीं करना, 10 मिनट आपको सभी निर्देश पढ़ना अनिवार्य है। अब परीक्षा का जो ओरिजिनल टाइम है जिसको हम कहते हैं उत्तर अंकित करने का समय, ये रहेगा 9 से 12 पहली पारी 3 घंटे, दोपहर वाले का 3 से 6 ये भी 3 घंटे। यानी जो आपका पेपर होगा वो 2 पारियों में होने वाला है। पहली पारी का जो समय है आपका वो रहेगा 9 से 12, दूसरी पारी का समय रहेगा 3 से 6। पर आपको परीक्षा के कम से कम 2 घंटे पहले आपको पहुँच जाना है अपने सेंटर पर और आपको वहाँ पर एंट्री कर लेना है ना। अब ये जो फॉर्म है इसको भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली शर्त तो है कि आपके पास आधार का पंजीयन यानी आपका आधार कार्ड होना चाहिए, है ना। अगर आधार कार्ड है, आधार कार्ड से जो ओटीपी वाला मोबाइल नंबर है वो भी आपका सक्रिय होना चाहिए। दूसरा, आपके पास बहुत सारे मूल फोटो युक्त दस्तावेज यानी जिस पर आपके फोटोग्राफ है, ऐसे दस्तावेज चाहिए जिसमें आपका पहचान पत्र, अगर हम बात करें तो मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ यूआईडीएआई द्वारा सत्यापित ई आधार भी आपका मान्य हो जाएगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र नहीं लाने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, आप कोशिश करें कि एक से ज़्यादा आईडी अपने साथ हमेशा कैरी करके रखें। आपको आपके सारे जो भी डॉक्यूमेंट है, 10-12 की मार्कशीट है, फोटोग्राफ्स है, वो सारे निर्देश यहाँ से पढ़ के और एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आपको पहले फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद जो पेमेंट है वो कर देना है और उससे एक रसीद प्राप्त करना है। जो प्रिंट आउट निकलेगा उसके ऊपर भुगतान है लिखा होना चाहिए, है ना। पूरा जो पीछे बड़ा बड़ा लिखा रहेगा उसके पीछे। अब यहाँ पर कॉलेज कौन कौन से, मैं हल्की सी जानकारी आपको दे देता हूँ। तो आप अगर बात करें बीएससी एग्रीकल्चर की तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय यानी JNKVV जबलपुर में, हम देखें जबलपुर, रीवा, टिकमगढ़, गंजबासौदा, वारासिवनी, पवारखेड़ा, खुरे एवं पन्ना, इतने कॉलेज जो है आपके बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की अगर बात करें तो इसके लिए ग्वालियर, इंदौर, सीहोर एवं खंडवा, ये इतने कॉलेज आपको बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स ऑफर करते हैं। दूसरा होता है हमारा बीएससी ऑनर्स उद्यानिकी, ये भी 4 वर्ष का पाठ्यक्रम है। इसमें JNKVV में आपको जबलपुर, रहली और छिंदवाड़ा 3 कॉलेज मिलते हैं। राजमाता विजयाराजे सिंधिया ग्वालियर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आपको केवल मंदसौर का कॉलेज मिलता है। तीसरी जो आपकी बीएससी ऑनर्स वानिकी यानी फॉरेस्ट्री में जो आपकी बीएससी होती है उसके लिए केवल JNKVV में जबलपुर कॉलेज अवेलेबल है। तो आप इस पीएटी की परीक्षा के माध्यम से 3 प्रकार के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी फॉरेस्ट्री। पर यदि आपका 12th क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो आपके लिए एक चौथा कोर्स भी यहाँ पर है जिसको हम कहते हैं बीटेक यानी कृषि अभियांत्रिकी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। इसके लिए आपका JNKVV जबलपुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज अलग से है। इसमें आपको भौतिक, रसायन, गणित और अंग्रेजी विषय के साथ 12वीं पास करना है। इसके अलावा कि अगर आपका मैथमेटिक्स है तो आप बीटेक की काउंसलिंग भी करवा सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर की, और आपके सामने पहला कॉलेज जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है जबलपुर, आपकी 77 सीट्स इसकी है।
फिर दूसरा कॉलेज है आपका रीवा, रीवा में भी 77 है, टीकमगढ़ में भी 77 है, गंज बसौदा में भी 77 है और पवारखेड़ा में भी 77 है। पर जो आपका खुरई और पन्ना का कॉलेज है वहाँ पर 66 सीट है। इस प्रकार से अगर केवल JNKVV जबलपुर की हम बात करें तो 594 लगभग 600 सीट्स BSc एग्रीकल्चर की सिर्फ जबलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है। वैसे ही अगर हम दूसरे कोर्सेज की बात करें, है ना, जैसे BSc वानिकी, इसमें 28 सीट है जबलपुर में। और अगर हम बात करें BSc ऑनर्स उद्यानिकी की, तो यहाँ पर आपके पास एक रहली कॉलेज है, उसमें 66 यानी 66 सीट है। फिर आपका छिंदवाड़ा कॉलेज है, इसमें भी 66 सीट है। तो 132 सीटों में आप BSc हॉर्टिकल्चर के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं, है ना। BTech यानी कृषि अभियांत्रिकी के लिए बात करें तो यहाँ पर 77 सीट्स है और इसका एक ही कॉलेज है जबलपुर। ये हो गया अपना JNKVV जबलपुर का मामला। अब हम देखते हैं RVSKVV ग्वालियर में किस प्रकार से सीटों का विवरण है। तो यहाँ पर अगर आप BSc AG की बात करेंगे तो आपके पास ग्वालियर, इंदौर, सीहोर और खंडवा 4 कॉलेज आएंगे। और आप देखेंगे कि आपके ग्वालियर, इंदौर और सीहोर में 88 सीट है, किंतु खंडवा कृषि महाविद्यालय में 66 यानी 66 सीट है। और ऐसे कुल मिला के आपकी 330 सीट BSc एग्रीकल्चर के लिए है। और अगर BSc उद्यानिकी यानी BSc हॉर्टिकल्चर करना है तो मंदसौर कॉलेज में आपकी 66 सीट्स यहाँ पर है ना। इसके अलावा यदि हम बात करें पेमेंट सीट, ये सारी जो सीट्स हैं वो सीट है जिन पे आपकी फ़ीस कम लगती है। पर अगर आप चाहते हैं कि मेरे 2-1 नंबर कम है, मैं थोड़ा ज़्यादा पेमेंट दे के और थोड़ा और आगे बढ़ जाऊं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि BSc एग्रीकल्चर के लिए JNKVV जबलपुर में 119 सीटें हैं यहाँ पर। BSc फॉरेस्ट्री के लिए 6 सीट्स है, BSc हॉर्टिकल्चर के लिए 26 सीट है और BTech के लिए 15 सीट है। ये वो सीट है जिन पर आपको लगभग डबल फीस पे करके और एडमिशन मिलेगा अगर आपके थोड़े से मेरिट में नंबर कम पड़ रहे हैं तो, है ना। वैसे ही अगर हम बात करें तो RVSKVV ग्वालियर की भी बात करें तो ये 20% पेमेंट सीट है यहाँ पर भी। तो BSc एग्रीकल्चर के लिए 66 सीट है और BSc हॉर्टिकल्चर के लिए 13 सीट जो है आपकी पेमेंट सीट है। इसके अलावा इसी परीक्षा को देकर आप महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से भी BSc एग्रीकल्चर का कोर्स कर सकते हैं, है ना। वो भी इसी मार्कशीट से अपनी काउंसलिंग करवाते हैं और ये भी एक बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है। पर आप मेरी सलाह मानो तो BSc AG आपको JNKVV या RVSKVV से करना चाहिए। अगर वहाँ एडमिशन नहीं मिलता है तो आपको दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोचना चाहिए। अब ये जो चित्रकूट विश्वविद्यालय है इसमें 80 सीट पे आप BSc एग्रीकल्चर कर सकते हो। अब जब आप एक बार फॉर्म भर देंगे, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करा देंगे, आपके पास OTP आ जाएगा और कंफर्म हो जाएगा। थोड़े दिन बाद आपके पास मैसेज आएगा आपके एडमिट कार्ड का, तो आपको www.esb.mp.gov.in पर जाना है। वहाँ पर MPPAT के एडमिट कार्ड का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जो आपका एप्लीकेशन की जो रिसिप्ट रहेगी फॉर्म भरने की, उसके ऊपर एक एप्लीकेशन नंबर लिखा रहेगा, उसको एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, OTP एंटर करना है, तो आपका एडमिट कार्ड वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एडमिट कार्ड लेके ही आपको परीक्षा में सम्मिलित होने दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखें, जब भी आप फॉर्म भरें वो जो रिसिप्ट है उसको संभाल के रखें, उसकी 2-3 फोटोकॉपी करवाएं और उनको अलग अलग जगह पे रखें, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बात करें मूल्यांकन पद्धति, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है। पहले जो परीक्षा होती थी MPPAT की उसमें माइनस मार्किंग नहीं थी, है ना। इस बार उन्होंने 1/4 माइनस मार्किंग का प्रावधान जो है वो एंटर कर दिया है। तो आपको इसमें क्या देखना है कि आप अगर एक प्रश्न का सही उत्तर लगाएंगे तो आपको 1 अंक दिया जाएगा। पर अगर आपने किसी प्रश्न का उत्तर गलत लगा दिया है तो आपका 0.25 अंक जो है वो काट लिया जाएगा। 1/4 माइनस मार्किंग यहाँ पर कर दी गई है। दूसरी बात यह कि अगर आपने कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसका आपको 0 स्कोर मिलेगा, ना तो कोई प्लस होगा ना ही माइनस होगा। तो केवल उन्हीं प्रश्नों को आपको हल करना है जो आपको आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जब भी आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको अपने साथ क्या क्या ले जाना पड़ेगा। उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ आवेदन को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज ले जाना अनिवार्य है। पहला, आपका कलर फोटो होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए और स्वयं की हस्तलिपि में लिखी हुई 2-3 लाइन। तो ये आपको फोटो ले जाना है, बाकी साइन
और जो आपका लिखने का काम है ये तो आप एमपी ऑनलाइन के कियोस्क पर ही कर सके। ध्यान रखना किसी और से लिखवा के आपको नहीं फॉर्म भरवाना। अगर किसी और ने आपकी जगह 2 लाइन लिख दी है, वहाँ एग्जाम में मैच करेंगे सेम टू सेम, अगर मैच नहीं होता है तो आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा, ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक को जन्म तिथि के प्रमाण के लिए 8वीं 10वीं और 12वीं की अंक सूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा। 8th 10th दोनों में से एक चलेगी, और 12th की मार्कशीट आपको वहां पर अपलोड करना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के यानी ST SC OBC के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाणीकरण के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जाति का प्रमाण पत्र स्कैन करवा के फॉर्म भरवाते समय ही आपको संलग्न यानी अपलोड करना है। EWS श्रेणी प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर, यदि आप EWS कैटेगरी में आते हैं, उसका प्रमाण पत्र फॉर्म भरते समय ही आपको अपलोड करना होगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र का स्कैन करवाना होगा। आवेदन पत्र में आवेदक को अपनी हस्तलिपि में निम्नलिखित टेक्स्ट लिखकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तो ये जो लाइन यहाँ पर लिखी है, यही लाइन आपको वहाँ पर लिख के और उसका स्कैन फोटो खींच के करना पड़ेगा। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंड की आवश्यकताओं के अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। अपने मन से कोई भी 2 लाइन नहीं लिखना है, यहाँ पर जो लाइनें दी हैं उन्हीं को आपको लिखना है ना। अब ये जो फोटो है उसकी जो भी जानकारी है कि कौन कौन से फोटो नहीं होंगे, देखो यहाँ पर लिखा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को स्कैन कराकर संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता का एवं पृष्ठ भाग सफ़ेद होना चाहिए। तो आप जब भी फोटो अपलोड करें आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। पोलोराइड कैमरा का जो फोटोग्राफ है वो मान्य नहीं होगा। दूसरी बात, अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा होना चाहिए जिसमें दोनों कान स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो जितने स्टाइलिश फोटो है, सेल्फी वाली स्टाइल में आपका फोटो जो है वो अपलोड नहीं किया जाएगा, या कर भी दिया तो वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त मानदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किए जाने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। जो फोटो आप वहां पर अपलोड कर रहे हैं वो 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, और फोटोग्राफ के ऊपर फोटो खिंचवाने की डेट भी लिखी होना चाहिए। तो जब आप फोटो खिंचवाने जाए आप ध्यान रखिए आपके जो फोटो की डेट, कई बच्चे क्या बर्थ डेट लिखवा ले, बर्थ डेट नहीं लिखना है, जिस दिन फोटो खींचा वो डेट लिखना है, और 3 महीने से ज़्यादा पुराना फोटो नहीं। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि जैसा फोटो आप अपलोड कर रहे हैं ऐसे फोटो की कम से कम 5-10 कॉपी अपने पास होना ही चाहिए। अगर आप दाढ़ी बढ़ा के रखते हो तो फोटो में दाढ़ी रखो, एग्जाम में भी दाढ़ी में जाना है। अगर आप दाढ़ी बना के रखते हो, फोटो में अगर दाढ़ी बनी हुई तो एग्जाम देने भी दाढ़ी बना के जाना है। शेविंग और नॉट शेविंग का बहुत बड़ा वहाँ पर वो परेशानी क्रिएट कर देते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है इन्होंने, है ना। वैसी स्थिति में जाना है जैसा फोटो है। यदि आप चश्मा लगाते हैं तो फोटोग्राफ में चश्मा लगा के फोटो खिंचाना है, और एग्जाम में भी चश्मा पहन के जाना है, ठीक है। काले चश्मे के साथ फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी अपन फोटो डाल रहे हैं उसकी कम से कम 5 कॉपी जो आपके पास होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ 10 कॉपी होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर करना है, फोटो के नीचे करना है, लघु हस्ताक्षर नहीं करना है, और अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भी हस्ताक्षर आपको नहीं करना है। मिसिंग अथवा अस्पष्ट फोटो हस्ताक्षर होने पर आवेदन पत्र निरस्त हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हॉल में, काउंसलिंग में और प्रवेश के समय करना होंगे। मतलब बार बार साइन चेंज नहीं करना, अपना एक साइन फिक्स कर लेना है। कई बार बच्चे 12वीं में होते हैं फिर वो थोड़ा सा साइन को परिवर्तित करते हैं, यहाँ नहीं करना बेटा, एक बार अपने कॉलेज में एडमिशन लेने तक पहुँच जाना है, ठीक है। तो ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। अगर आप JET, CUET, MPPAT, CGPAT या किसी भी एग्रीकल्चर की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक बार रॉयल इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर जाएं, वहाँ पर रेगुलर क्लासेस चलती रहती है। MPPAT के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल एग्रीकल्चर का चैनल बनाया गया है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप चाहें तो हमारा MPPAT का चैनल ज्वाइन कर सकते। इस जानकारी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।